हार्टज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। ठीक है, अभी जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तब हम ये जान चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में हार्टज और लेनार्ड और मिलिकन, ये तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर के बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए। मतलब कई सारी जो है धातुओं की अलग अलग प्लेटें ले करके और उन पर जो है प्रकाश की अलग अलग आवृत्तियों का प्रकाश डाला गया और उसके बाद में उनकी अलग अलग तीव्रताओं का प्रकाश डाला गया उन पर, और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकले उन निष्कर्षों के आधार पर कुछ कंक्लूजन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है प्रकाश धारा जो होती है या प्रकाश धारा का कैसे वेरिएशन होता है विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं बहुत आसानी तरीके से। देखिए, हार्टज और लेनार्ड ने जो चीजें की थी उसका एक्सपेरिमेंट, मतलब जो प्रयोग किया उसमें जो आवश्यक उपकरण है वो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं था, एक ग्लास ट्यूब थी। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कांच का जो है नली था और उसको जो है निर्वात किया गया था, अंदर कोई वायु नहीं थी और उसमें जो है दो इलेक्ट्रोड लगाए गए। इलेक्ट्रोड मतलब एक कैथोड और एक एनोड टाइप का, ऐसे धातु का दो P1 और P2 क्या था, इलेक्ट्रोड था। ठीक है, इसमें से एक जो इलेक्ट्रोड था P1, उसके सामने एक विंडो लगाई गई, इसको मैं बोल दे रहा हूँ खिड़की है ये W। ठीक है, और इस खिड़की को इस तरह से बनाया गया कि इधर से प्रकाश की किरण जो है इस पर प्लेट पर डाली जा सकती है। अब फिर उसके बाद में क्या किया गया, जो आपके पास ये प्लेट थी P1, इसमें जो है एक अमीटर लगाया गया और एक दिक् परिवर्तक लगाया गया और विभव विभाजक लगाया गया। अब ये दिक् परिवर्तक और विभव विभाजक क्या होता है? दिक् परिवर्तक का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने बहुत सारी धातु की अलग अलग प्लेटें ली और उन प्लेटों पर जो है प्रकाश को आपतित करवाया और उसके बाद में जो है प्लेटें तो ली और फिर कभी इसको पॉजिटिव टर्मिनल बनाया, कभी इसको नेगेटिव टर्मिनल बनाया, कभी इसको नेगेटिव, कभी इसको पॉजिटिव, ऐसे मतलब हर धातु के टुकड़े के साथ वो बदल बदल कर ये प्रेक्षण कर रहे थे। ठीक है, मतलब बहुत सारी धातुओं के लिए। तो अगर मैं ये व्यवस्था ना यूज करता तो मुझे क्या करना पड़ता? पहले ये तो जान लीजिए कि ये व्यवस्था है क्या। इसका मतलब ये है, बस दिक् परिवर्तक क्या करता है, दिक् माने होता है दिशा। ठीक है, तो ये दिशा को बदल देगा। किसकी दिशा को बदल देगा? ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का इसके टर्मिनल, जैसे मान लो शुरुआत में ये माइनस है और ये प्लस है, तो उसके बाद में जब मैंने 1 को प्रेस किया है, 1 को जब मैंने प्रेस कर दूंगा, मतलब इसको मैं यहाँ पे कुंजी लगा दूंगा, यहाँ कुंजी लगा दूंगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर 2 को मैं कुंजी लगा दूंगा, इसको दोनों को हटा करके मतलब इसमें कुंजी लगा दूंगा, इसको खुला रहेगा और ये मैं बंद कर दूंगा, तो मेरा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यह है कि बिना हम बैटरी का टर्मिनल चेंज किए हम यहाँ से कुंजी को लगा करके जो है इसकी इलेक्ट्रोड की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब कौन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव, इसको आसानी से हम यहीं से चेंज कर सकते हैं, दिशा उसकी बदल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। दिक् परिवर्तक का मतलब यही है कि जो हमारे पास एनोड है उसको हम कैथोड बना सकते हैं, जो कैथोड है उसको एनोड बना सकते हैं, बस। ठीक, रही बात इसकी विभव विभाजक की, तो विभव विभाजक का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, एक तरह से जो विभव विभाजक है यहाँ पर वो कंट्रोल करने का काम करेगा। हम विभव को घटा भी सकते हैं, पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब कहने का ये पोटेंशियल कंट्रोलर एक तरह से है कि हम 10 वोल्ट चाह रहे हैं, 20 वोल्ट चाह रहे हैं, 5 वोल्ट चाह रहे हैं, जितने वोल्ट का चाह रहे हैं उतने वोल्ट का हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये बैटरी लगी हुई है। विभव मापने के लिए इसमें एक वोल्ट मीटर लगाया गया है और एक धारा को प्रकाश धारा, जो प्रकाश वैद्युत धारा हमको प्राप्त होगी उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक अमीटर लगाया गया। तो ये आवश्यक उपकरण है जो हार्टज था, लेनार्ड और मिलिकन ने मिलकर के जो है ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, मतलब जो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, मतलब प्रकाश तीव्रता पर कैसे निर्भर करता है उस बात को हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट की मदद से। ठीक है, तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया कि पहले जो है P1 को निगेटिव पोटेंशियल पर रखा, P1 को जो है निगेटिव पोटेंशियल पर रखा। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो है इसका ये जो टर्मिनल था ये निगेटिव था, ये निगेटिव था
और ये पॉजिटिव था। ध्यान से समझिए, इसको आपको याद नहीं करना है, बस ये आवश्यक उपकरण बनाना सीखिए और उसके बाद में जो ये हमारे पास मतलब जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही चीज आपको भी समझ में आनी चाहिए, और जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे प्रोसेस टू प्रोसेस आप उसको लिखेंगे, ठीक है। वरना आप याद करेंगे तो 3 पन्ने में पूरा हिस्ट्री के तरीके से तैयार हो जाएगा, वो मुश्किल काम होगा। तो प्रारंभ में क्या किया गया, P1 को P2 के सापेक्ष में ऋण विभव दिया गया, P1 को P2 के सापेक्ष में ऋण विभव दिया गया। इसका मतलब ये सीधा सीधा यार कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को P1 से जोड़ा गया और पॉजिटिव टर्मिनल को P2 से जोड़ा गया विद द हेल्प ऑफ ये वाला जो है दिक् परिवर्तक है और विभव विभाजक, इन दोनों की मदद से, ठीक है। अब और उसके बाद में इधर से क्या हुआ, इधर से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का मतलब एक उचित आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर डाला गया। उचित आवृत्ति यहाँ पर अभी मैं रोके रखूंगा। पहले केस में क्या है कि आवृत्ति को मैं रोकूंगा और तीव्रता को बढ़ाऊंगा, दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, तीव्रता को रोकूंगा, आवृत्ति को बढ़ाऊंगा। तो उस पर दोनों में ऑब्जर्वेशन करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए कर्व भी उसका हम देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डाला गया मतलब प्रकाश डाला गया तो विदाउट वायर यहाँ पे क्या है, पर देखो जब इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आकर के इस नेगेटिव प्लेट पर जमा हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ज़्यादा रहेगी, ठीक। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। अब ये जैसे ही हम इस पर डालते हैं, प्रकाश किरणें डालते हैं, तो इन प्रकाश किरणों में भी क्या होती है, ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा आकर के यहाँ इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है। ये इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होते हैं, इसके द्वारा, इस पॉजिटिव प्लेट के द्वारा अपनी तरफ खींच लिए जाते हैं और यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा होता है बिकॉज डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा पास पास रहते हैं तो वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें, एक तरफ तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है ये प्लेट, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन भी हो रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन फटाफट क्या हो रहे हैं, निकल करके यहाँ पर आते हैं। तो देखा गया कि मैक्सिमम करंट जो है सर्किट में फ्लो हो रही है और मतलब जो अमीटर से मेजरमेंट किया गया, मान लो उसमें हमने देखा कि आई करंट यहाँ पर हमको मिल रहा है, ठीक है, या स्मॉल आई हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल आई करंट हमको प्राप्त हो रहा है। फिर देखा गया कि अगर ये चीज जैसे हो गई, अब अगर इसी केस में क्या किया जाए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए। जैसे करंट तो फ्लो हो रही थी, अब हम नहीं मान रहे हैं, हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा करके इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है बढ़ा करके कितना कर दे रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। जितना हमारा पहले इंटेंसिटी था उससे हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर दिया, दुगना कर दिया। तो उस स्थिति में देखा जाता है कि जो करंट रहती है अपनी, वो करंट की वैल्यू भी बढ़ करके दोगुनी हो जाती है। करंट भी क्या हो जाता है, बढ़ करके दुगना। जितना मतलब यहाँ पर मान लो 2 एम्पियर पहले प्रवाहित हो रहा था करंट, ये अमीटर आपको रीडिंग दे रहा था 2 एम्पियर, तो अब अगर आपने प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा करके आपने दुगना कर दिया है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो परिपथ में बहने वाली धारा है, प्रकाश वैद्युत धारा, उसकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ करके दुगनी हो जाती है। इतना चीज क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज हो गया। अब हमने ये देख लिया कि जो प्रकाश वैद्युत धारा होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लेते हैं हमने जैसे ये कहा करंट ये आई है, तो करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे परिपथ में धारा बढ़ती जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ता जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अब दूसरी चीज फिर क्या करते हैं, चलो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या करते हैं कि अब हम जो है विद द हेल्प ऑफ ये जो हमारे पास है दिक् परिवर्तक, इसकी मदद लेते हैं और क्या करते हैं, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब जो नेगेटिव है उसको अब हम पहले पॉजिटिव बना देते हैं और जो पॉजिटिव था उसको हम क्या कर देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं, चलिए ठीक है, चलो यहीं पर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लेट जो हो जाएगी हमारे पास, ये पॉजिटिव हो जाएगा और अब ये हो गया नेगेटिव। अब देखिए भैया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी है ना, अब भी वही रहेगी। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं रहेंगे, चाहे प्लेट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होते हैं, समझ रहे हो ना। धातु अगर है तो इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये क्या होती है, जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, मतलब परिपथ में अभी
मौजूदा समय में परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी और मेरे पास जुगाड़ ये है कि बिना परिपथ को बंद किए मैं पोलैरिटी को चेंज कर सकता हूं। मतलब मेरे पास एक ऐसा स्विच है जिसकी मदद से यहाँ पे मैं दो को प्रेस कर दूंगा। पहले मैंने एक को प्रेस किया था तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब मैं दो को अगर कुंजी इसमें घुसेड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मतलब कहने का बिना हम परिपथ में करंट को बंद किए ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था कि यहां से चिमटी निकाल करके यहां बदल देते तो भी हो जाता, बट उसमें क्या होता कि कुछ देर के लिए हमारा परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाता। ठीक है, तो अब यहां पर वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या किया, 2 को प्रेस कर दिया और उसके बाद में इसमें करंट फ्लो होने लगी। तो देखा गया कि मतलब जितना जो पहले इंटेंसिटी मतलब करंट की इंटेंसिटी थी, करंट जितना मात्रा में पहले प्रवाहित हो रहा, मान लो पहले I हो रहा था तो अब I से घटने लगता है। जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी जाती, मतलब जो नेगेटिव प्लेट थी उसको पॉजिटिव कर दिया गया, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव कर दिया गया, तुरंत करंट की वैल्यू क्या होने लगती है, घटने लगती है। लेकिन घट करके डायरेक्ट शून्य नहीं होती है, घट करके घटने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है। इससे भी निष्कर्ष निकलता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है, जबकि होना यह चाहिए था कि अगर यहाँ से मतलब परिपथ में धारा अगर शून्य नहीं हो रही है, इसका मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अब भी इस प्लेट से निकल करके इस प्लेट पर पहुंच रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस प्लेट से इस प्लेट पर पहुंच रहे हैं। इससे ये पता चलता है, समझ रहे हो ना। तो लेकिन अब फिर हम क्या करते देते हैं कि हम यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। मतलब कि जो P1 प्लेट था वो पॉजिटिव है, वो P2 के रिस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल और बढ़ा देते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ा देते हैं। जैसे ये मान लो -5 वोल्ट था और ये 10 वोल्ट है, तो अब हम इसको 15 वोल्ट कर दे रहे हैं और ये वैसे रहने। तो ये इसका जो पोलैरिटी मतलब ये इसका जो वैल्यू है, पोटेंशियल है, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि जो करंट पहले घटी हुई पहले से ही है, लेकिन अब थोड़ा सा और घट जा रहा है। ठीक है, पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा और घट जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन अब पहुंच रहे थे, जब मैंने पहली बार में इसका पोलैरिटी चेंज किया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम पहुंचने लगे क्योंकि परिपथ में धारा कम हो गई। उसके बाद में फिर दोबारा जब मैंने इसके पोटेंशियल को और बढ़ा दिया तो फिर देखा गया कि अब जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो पहुंच रहे तो उससे भी कम इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, क्योंकि तभी तो धारा घटेगी भाई। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही करंट होता है और इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे तभी करंट कम होगी। करंट कम हो रही, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम पहुंच रहे हैं। ऐसे मैं करते जाऊं तो एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है कि जिसके बाद में अगर मैंने थोड़ा सा भी विभव को बढ़ा दिया तो करंट बिल्कुल भी शून्य हो जाती, परिपथ में कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। तो बस वही जो मिनिमम करंट मतलब आपका कह सकते हो वो जो विभव होता है, उस समय जो विभव होता है कि परिपथ में कोई प्रकाश वैद्युत धारा नहीं फ्लो हो रही, यानी I बराबर 0 वाली जो कंडीशन होती है, उस समय जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो उस समय जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है कि जब P1 को जो है P2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव विभव दिया गया है। ठीक है, तो उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहा जाता है। इसको निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं, या इसको संस्तब्ध विभव भी कहते हैं। विभव यानी कट ऑफ वोल्टेज अंग्रेजी में इसको ये कहा जाता है। ठीक है, तो न्यू नॉट बी नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी क्या है, अच्छा एक चीज और है कि जब मेरा ये मतलब निरोधी विभव है, तब फिर हम चाहे प्रकाश की तीव्रता चाहे जितनी बढ़ा दें, मतलब कहने का ये, अब हमारे पास ये कंडीशन प्राप्त हो गई है कि हम विभव को बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बाद भी करंट क्या हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट घटा हुआ है। और उसके पहले फिर से हम आते हैं दूसरे केस को, फिर से हम थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने प्रारंभ में हमारे पास जब ये नेगेटिव प्लेट थी और ये पॉजिटिव प्लेट थी, हमने जब इसमें उचित फ्रीक्वेंसी का जो है प्रकाश इस पर आपतित कराया, करंट फ्लो किया। अगर हमने करंट को इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दुगना कर दिया तो करंट भी हमारा सर्किट में 2 गुना हो गया। वहां से हमने निष्कर्ष निकाला कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरे केस में क्या किए, दूसरे केस में हमने क्या किया कि जो प्लेट थी उसको हमने जो सामने थी, ये विंडो के सामने जो थी, उसको पॉजिटिव विभव दे दिया, इसको नेगेटिव विभव दे दिया। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहां से यहां पर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, है ना। तो करंट डायरेक्टली सर्किट में कम हो जाती है, बट
चूंकि ये इलेक्ट्रॉन भले निकल रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो मैंने अभी कहा कि परिपथ में करंट कम जरूर हो जाती है, लेकिन पूरा एकदम से शून्य नहीं होती है। और इसका ये मतलब हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन अब भी यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें उन इलेक्ट्रॉनों में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा होती है, और उस गतिज ऊर्जा के कारण ये भले निगेटिव प्लेट है और भले ये इलेक्ट्रॉन है, ऋण के पास नहीं जाएगा, लेकिन इसमें अगर गतिज ऊर्जा है तो ये निकलेगा वहां से बंदूक की गोली के जैसा, समझिए कि यहाँ से निकलेगा और आगे आकर के पहुंच जाए। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच गया मतलब करंट फ्लो होगा। तो परिपथ में करंट फ्लो होता है। लेकिन फिर क्या है, जब हम पोटेंशियल को और बढ़ा देते हैं तो अब केवल वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा पाते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना। इससे पता चलता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, उनका वो अलग अलग गतिज ऊर्जाएं होती हैं, उनकी अलग अलग क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। क्यों? जब मैंने पोटेंशियल को यहाँ पर पहले नहीं बढ़ाया था, नहीं घटाया था, तो उस स्थिति में ज़्यादा करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन जब पोटेंशियल को मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, इस प्लेट को और पोटेंशियल दे दिया, उस स्थिति में करंट कम हो गई। भैया अब हम दूसरी जो बात करते हैं वो हम देखते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता। आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है? अभी जो मैंने आपको केस बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो प्रकाश धारा है वो अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट देते हैं, मतलब P2 को P1 के सापेक्ष में P1 को P2 के सापेक्ष में पॉजिटिव विभव पर रखते हैं, तो उस स्थिति में सर्किट में करंट जो है कम हो जाती है, लेकिन एकदम से जीरो नहीं होती है। और उसके बाद में अगर हम जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, तो एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है और उसके बाद में सर्किट में जो धारा होती है वो जीरो हो जाती है। ऐसे वोल्टेज को निरोधी विभव कहते हैं, ये हमने देखा था। अब चाहे हम जितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दें, लेकिन क्या आप ये समझिए कि यहाँ पे करंट जरा सा भी नहीं फ्लो होगा। मतलब पहले केस में मैंने देखा था कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा करके दुगना कर देता हूं, मतलब करंट जो है आपका क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब दूसरा केस मैं देख रहा हूं तो उस केस में अगर जब हमारे पास ये निरोधी विभव वाला केस आ गया है, तो उस स्थिति में अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो आपका आपतित हो रहा था, ये प्रकाश की अगर तीव्रता दुगना कर देंगे, तब भी हमारा कोई भी करंट दुगना, 4 गुना, 20 गुना, 100 गुना कर दे, कोई मतलब करंट आपका नहीं फ्लो होगा। लेकिन यहीं पर अगर एक चीज और ध्यान दिया जाए कि जो प्रकाश आपतित हो रहा था उसका आवृत्ति अगर हम बढ़ा देते हैं, अब तीव्रता की बात छोड़ो, तीव्रता से कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर जब निरोधी विभव वाला कंडीशन आ गया, कट ऑफ वोल्टेज वाला कंडीशन आ गया, सर्किट में करंट जीरो हो गई, अब आपका जो है आवृत्ति पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाहे 2 गुना कर दें, चाहे 5 गुना कर दें, कोई इफेक्ट नहीं। तो आवृत्ति को छोड़ देते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, तीव्रता को हम छोड़ देते हैं, हम आवृत्ति पर आते हैं। समझ रहे हो? तो अब आवृत्ति को जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, हम देखते हैं कि सर्किट में करंट फिर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। सर्किट में करंट फिर से फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी आवृत्ति को जब हम बढ़ाते हैं, वो कौन सी कंडीशन पर, निरोधी विभव वाली कंडीशन पर, तो भी हमको जो है हमको करंट यहां पर प्राप्त होने लगेगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, तभी तो भैया यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंचने लगे। और अगर आवृत्ति को और बढ़ा दिया जाए तो देखा जाता है कि धीरे धीरे करंट का वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अर्थात अब ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई जिनकी एनर्जी यहां तक पहुंचने के काबिल है। बात समझ में आया ना? ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई, तभी तो करंट सर्किट में इंक्रीज किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, जो निष्कर्ष हमने देखे हैं, पहला पॉइंट ये कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी धारा अगर आप ज्यादा प्राप्त करना चाहते हो तो ज्यादा प्रकाश की किरण डालो, करंट आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है, अलग अलग उत्सर्जित होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर हमारे पास आवृत्ति है तो आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बात समझ रहे हो ना? तो यानी कहने का मतलब है जब हमारे पास ये निरोधी विभव है, निरोधी विभव वाली कंडीशन है, तो उस समय हम ये भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को भी माप सकते हैं। कैसे
क्योंकि जो दिया गया इनको एनर्जी जब दिया जाएगा वो एनर्जी क्या होगा, सारा का सारा इनको आवृत्ति के टर्म में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी ई के बराबर क्या हो जाएगा, ई बी नॉट, जहां पर बी नॉट क्या है, निरोधी विभव है। समझ रहे हो ना भैया। प्रकाश की आवृत्ति के साथ जो है, मतलब प्रकाश धारा का आवृत्ति के साथ वेरिएशन हमने देख लिया, और हम अब यहां से एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं, अलग अलग धातुओं के लिए एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। अलग अलग धातुओं के लिए जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो ही वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अर्थात जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, इस इफेक्ट को किसी भी मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का एक चाहिए लाइट चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का, तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उस फ्रीक्वेंसी से अगर जरा सा भी कोई फ्रीक्वेंसी का कम प्रकाश अगर हम किसी धातु पर डालेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो अब आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि देहली आवृत्ति क्या है। देहली आवृत्ति आप ऐसे बोल सकते हो कि हर धातु का अपना अलग अलग एक मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए प्रकाश की एक निश्चित या एक प्रकाश की एक मिनिमम आवृत्ति की जरूरत होती है। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो यहाँ पर हम मानने के लिए कह रहे हैं कि मान लो लोहे का या आप कह दीजिए जैसे सोडियम का कोई धातु है, वहां से आपको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। उस पर जो है मान लो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रकाश आपको चाहिए, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का अगर आपको चाहिए तो यही 50 हर्ट्ज आवृत्ति ही क्या हो जाएगी, उस सोडियम धातु के लिए क्या हो जाएगा, देहली आवृत्ति हो जाएगी। ऐसे अलग अलग धातु के लिए सबका अलग, ऐसा नहीं कि एक ही जो देहली आवृत्ति होती है वो सबके लिए एक ही होती है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे और सबके लिए उसका अलग अलग मान होगा कि कब इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब क्रिटिकल कंडीशन होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, देहली आवृत्ति हो जाएगी। और देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपका देहली तरंग दैर्घ्य कहलाता है, ठीक है ना। तो आप अगर आपसे परिभाषा पूछा जा रहा है तो परिभाषा कैसे कहोगे कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जो आवश्यक होती है, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो देहली तरंगदैर्घ्य को आप क्या बोलोगे कि देहली आवृत्ति के संगत प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपका क्या कहलाएगा, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाएगा, ठीक है। कैसे, इसको आप निकाल भी सकते हो कि आप जानते हो लैम्डा इक्वल टू होता है c/μ0, ठीक है। यानी अगर ये हमारा मिनिमम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि आवृत्ति हमेशा जो देहली आवृत्ति होती है वो हमेशा न्यूनतम होती है किसी धातु के लिए। उससे कम अगर आपने कर दिया तो वहां से प्रकाश क्या होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। समझ रहे हो ना। तो लेकिन वही कंडीशन, वही क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए मैक्सिमम होगी, है ना। मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस समय आप आपतित करवा रहे होंगे। तो ये चीजें कम से कम आप इतना ध्यान रखिए।